हेलो दोस्तों स्वागत है आपके एचयूएसट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका एग्जाम बहुत ही पास है, तो स्टूडेंट मैं भी HUBSC एंट्रेंस सीरीज के लिए मैथमेटिक्स बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स की सीरीज चला रहा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मुझसे जितना हो पाया मैंने कुछ क्वेश्चन कराए। मैंने लेट स्टार्ट किया था अपना सीरीज। और स्टूडेंट्स, आई होप आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, फास्टली अपना रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि BSc बायो ग्रुप का एग्जाम तो कल है और BSc मैथ ग्रुप का एग्जाम 10 सितंबर को है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम बहुत ही पास है, कल आपके एग्जाम्स हैं। तो पहले तो आप सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करें और स्टूडेंट्स, आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम सेंटर पे जाएं और पूरे फोकस के साथ अपना एग्जाम दें। आपने जितने टॉपिक पढ़े हैं या जो टॉपिक आपने समझ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, उनके फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें एग्जाम के पहले। तो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम बेहतर हो, मेरी यही कामनाएं, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड और ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो आप डायरेक्टली आंसर भी देख सकते हैं और उसमें कुछ अगर फॉर्मूलेज वगैरह आपको दिखें तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रिवीजन पूरा करके जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों टॉपिक्स का रिवीजन करके जाएं और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जिसमें आपने बहुत टाइम लगाया था पहले, उसको तो बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि उसमें आपने बहुत टाइम ऑलरेडी लगाया हुआ था। उसे छोड़ के ना जाएं, उसको जरूर रिवाइज कर लें, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक से और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, जितना हो सके आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और फर्दर मैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी बेहतर वीडियोस बना सकूं। स्टूडेंट्स, अगर आप BSc में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको IIT एग्जाम और गेट फिजिक्स के लिए भी वीडियोज मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन I and V इज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, फेज डिफरेंस 0 होता है इस केस में। फेज डिफरेंस 0 होता है स्टूडेंट्स I और V के बीच, दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस की बात हो रही है यहाँ, तो स्टूडेंट्स वहां पे XL इक्वल टू XC हो जाता है। XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन LC, ओमेगा इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन रूट LC। कभी कभी स्टूडेंट्स आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दी जाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो आपको देख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट LC हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको ये भी बताया कि रेजोनेंस कंडीशन में XL इक्वल टू XC, ये भी डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट LC। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस का भी ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स, I यहाँ पे I और B सेम फेज में होते हैं, क्योंकि XL इक्वल टू XC हो जाता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ R होता है। तो यहाँ Z जो बचता है वो मिनिमम वो R होता है स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट बात, की पॉइंट्स एक और बता दूं, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजोनेंस है उसमें I मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स और Z मिनिमम होता है, तो इसका भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, AC डायनो में, AC या DC डायनो में हूँ, वही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ। तो स्टूडेंट, मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दिया था वो इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स दोनों के लिए वैलिड था। तो यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, उससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब करता है मैक्सवेल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1.6 mm carries a current I. The minimum magnetic field due to this wire is 5 × 10 to the power -4 टेस्ला. The value of I is, एक वायर है जिसमें स्टूडेंट करंट हमें बतानी है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायमीटर हमें पता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एम्पियर्स लॉ से B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे B तो बाहर हो जाएगा और DL जो है आप जानते हैं 2 पाई R हो जाएगा इस केस में। और स्टूडेंट्स,
आपका म्यू नॉट और आई। तो स्टूडेंट बी जो है दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे स्टूडेंट डायमीटर दिया हुआ है, तो 2r की वैल्यू जो दी हुई है स्टूडेंट कितनी दी हुई है 1.6 mm कह लीजिए, या 1.6 × 10⁻³ मीटर। तो स्टूडेंट जो हमारा 2r हो जाएगा वो डायमीटर हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये 2r कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ तो पाई बच जाएगा, इक्वल्स टू कितना है म्यू नॉट आई। तो स्टूडेंट हमें आई कैलकुलेट करना है तो हम म्यू नॉट से डिवाइड करने देंगे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं तो ये 5 × 10⁻⁴ और मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10⁻³ पाई, म्यू नॉट की वैल्यू हम रख देते हैं स्टूडेंट 4 पाई × 10⁻⁷, और ये आई। अब देख सकते हैं पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁴ 10⁻³ ये मिलके 10⁻⁷ से -7 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आई 4i इक्वल टू कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 8, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 तो 8 हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/4, तो i आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 एम्पियर। तो यहाँ पे i कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 एम्पियर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो एम्पियर्स लॉ का भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग बार मैग्नेट AB is moved with a speed of 4 meter per second, magnetic field B equals to 0.01 Tesla as shown in figure. The EMF generated, EMF जो जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है BVL। तो EMF जो जनरेट होता है BVL, तो B दिया हुआ कितना स्टूडेंट 0.01 टेस्ला, और वेलोसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड, और लेंथ जो है 0.5 मीटर हो जाएगी स्टूडेंट। 550 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा तो जनरेटेड ईएमएफ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, तो 0.02 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स नोन एज। तो स्टूडेंट्स जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड हायर है यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लोअर है, तो स्टूडेंट्स वो हायर से लोअर की साइड मूव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर वेरी करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो डायामैग्नेटिक होते हैं। स्टूडेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बता दूं इंपॉर्टेंस, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक के लिए स्टूडेंट्स नेगेटिव होती है, और स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक के लिए ये पॉजिटिव होती है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होती है। इसीलिए रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल टू होता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है डायमैग्नेटिक के केस में, और 1 और 2 के बीच होती है पैरा के केस में, और स्टूडेंट्स हायर होती है म्यू आर की फेरो के केस में। तो स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस मटेरियल की नेगेटिव होती है, तो भी उसका भी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा डायमैग्नेटिक की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल सोलेनॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है कि सोलेनॉइड के लिए कौन सा ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ सही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सोलेनॉइड के केस में जो हमारा इनसाइड होता है मैग्नेटिक फील्ड वो μ0 ni होता है, और साइड में स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कर्व करेक्ट कर्व है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में आके यहाँ पे हाफ हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कंप्लीट है। तो सेंटर पे जो होता है सोलेनॉइड के वो μ0 ni होता है, और यहाँ पे μ0 ni/2 μ0 ni/2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैचिंग का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल जो है स्टूडेंट्स वो रिलेटेड है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पी का क्या है, पी का जो ऑप्शन है वो है गामा। क्यों क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू का हो गया डेल। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पी का गामा और क्यू का डेल कहाँ पे है, पी का गामा क्यू का डेल, तो गामा डेल 2 में है। तो स्टूडेंट्स हमें आगे एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा।
तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आर है वो अल्फा है, तो आर अल्फा यहाँ पे है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप राइट हैंड थंब रूल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल। तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पी जो है वो गामा है, और क्यू का जो क्यू के लिए हमारा डेल है, और आर के लिए हमारा अल्फा है, और एस के लिए बीटा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये चारों लॉज भी आप ध्यान रखें, आपसे सिंपली एक लॉज भी इसमें से उठा के ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप अपने 4 क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको कराया। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और मैं आपको बता दूं, आपको रिवीजन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और अल्टरनेटिंग करंट, ग्रेविटेशन, ऑर्गन पाइप, कैरनॉट साइकिल, ये सब टॉपिक्स स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फ्रिक्शन, तो इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लें। डायमेंशंस के क्वेश्चंस इजी आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लें। इररेलेवेंसेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन इररेलेवेंसेस का भी आ सकता है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो बहुत इजी टॉपिक्स हैं और उससे क्वेश्चन आने ही हैं, तो उसको तो तुरंत ही रिवाइज कर लें और एग्जाम बेहतर तरीके से दें। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के से रिलेटेड लगाए हैं। स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे आपका ग्रेविटेशनल का भी कुछ रिवीजन हो जाए। एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास m revolves in a circular orbit at a height h from the surface of the earth. R is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity at the surface of the earth. The velocity of the satellite is given by। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं वेलोसिटी सैटेलाइट के लिए जो वैल्यू आती है g इक्वल जी एम आर प्लस एच। तो gm की जो gm इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, जी आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसलिए वेलोसिटी जो हो जाएगा सैटेलाइट का वो हो जाएगा जी आर स्क्वायर आर प्लस एच। इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स, एच अगर लेस है, ज्यादा हाइट पे नहीं है हम, तो एच अगर नेग्लेक्टेड है आर ई से, तो हम v इक्वल टू रूट जी आर भी हम यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। तो हमारा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और ये स्मॉल हाइट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखें। डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल इस पे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट विल बी। तो सैटेलाइट के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, इनसाइड सैटेलाइट क्या होगा स्टूडेंट, जी जीरो होगा। इनसाइड सैटेलाइट में क्या होगा, जी जीरो होगा। तो उसमें टी को हम जानते हैं 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। तो जी यहाँ जीरो अगर हो गया तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे क्या है, जी है ही नहीं, तो वहां पे मोशन तो होगा नहीं, तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका ध्यान रखें। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन एट पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है रोटेशन का वो इक्वेटर पे पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, हमारा जो इफेक्ट है रोटेशन का वो कम होता जाता है। तो स्टूडेंट्स इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स पोल पे रिमेन अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटी के, रिमेन अनचेंज्ड। तो स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 5%, इट मास रिमेन द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वुड बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस क्या हुआ है, 5% कम हुआ है। तो आप जानते हैं जी इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आर क्या हुआ है, इसका मतलब 0.95 आर। तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए G1 है और ये G2 है, G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM बाई 0.95 आर का होल स्क्वायर। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं G इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई, इसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 तो ये आ जाएगा 0.9025 आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट G1 की वैल्यू GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर थी, तो G2 हो जाएगा G1 डिवाइडेड बाई 0.9025। तो स्टूडेंट्स अगर 1 डिवाइडेड बाई 0.9025 की वैल्यू हम देखेंगे तो आ जाएगी 1.10।
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 1.1080। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो G2 की वैल्यू है वो आ रही है 1.1080 G1। तो स्टूडेंट्स अगर G2 माइनस G1 हम कर लें और डिवाइडेड बाय G1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें इंक्रीमेंट दिख जाएगा। तो ये 10.8% आ जाएगा हमारा ये वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हो जा रहा है। 5% अगर हम रेडियस को रिड्यूस कर दें और मास को सेम रखें तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट ए एंड बी आर revolving around the earth in circular orbits, radii RA and RB respectively. The ratio of their orbital time periods TA by TB is. आपको पता है कि टाइम पीरियड T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियाई पे कितना और 3। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्या दे रहा है TA बाई TB का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा RA बाई RB का होल क्यूब। तो यहाँ पे पूछा है रेशियो TA बाई TB, TA बाई TB इक्वल टू हो जाएगा RA डिवाइडेड बाई RB टू द पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन दैट अ लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द मैसिव स्टार ऑफ एन orbit of radius r with time period of revolution t if the gravitational force of attraction between the planet and star be directly proportional to r to the power minus 5/2 then। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर बार आता रहता है, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी फोर्स अट्रैक्शन की r to the power minus 5/2 दिखे तो टी स्क्वायर जो होगा r to the power 7/2 के प्रोपोर्शनल होगा उस केस में r to the power 7/2। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसे का आंसर आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए क्योंकि इसको आप लगाएंगे तो इसमें आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट इज E0। E0 यहाँ पे दिया हुआ है, जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के टोटल एनर्जी यहाँ पे दी हुई है। तो पूछ रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है GMEM बाई R, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स होती है GMEM बाई 2R, और जो टोटल एनर्जी होती है GMEM बाई 2R। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे E दिया हुआ है E0, तो स्टूडेंट U जो होता है U इक्वल टू 2E0, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है K इक्वल टू -2E0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 2E0 के बराबर होगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो -2E0, तो स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो 2E0 है वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आती है, तभी हमारा जो सैटेलाइट है वो बाउंड होता है हमारे प्लैनेट से। स्टूडेंट्स अगर हम उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी अपने सैटेलाइट को दे दें E0 के बराबर जो हमारी टोटल एनर्जी है, तो वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री हो जाएगा। स्टूडेंट इसके वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो अर्थ के केस में यहीं पे मैं आपको इसके वेलोसिटी बता दूं √2GRE होती है, इसकी वेलोसिटी होती है अर्थ के केस में। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का भी आप ध्यान रखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A hole is made in earth through its center along a diameter. A particle is placed at one end of the hole. Which of the following is true? तो स्टूडेंट्स एक अर्थ के डायमीटर पे कोई तो स्टूडेंट अर्थ का डायमीटर पे कोई होल किया जा रहा है और उसमें कोई पार्टिकल को अगर हम छोड़ दें और जो होल है स्टूडेंट वो सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक होल बनाया जा रहा है और ये टनल टाइप है, पूरा इस साइड से इस साइड तक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम किसी पार्टिकल को छोड़ दें, अब पार्टिकल इज प्लेस्ड एट वन साइड, एक साइड से अगर हम इसमें पार्टिकल को इंटर करें तो स्टूडेंट्स ये इसमें SHM करता रहता है, तो वो पार्टिकल इसमें क्या करेगा स्टूडेंट्स SHM करेगा। इट विल नॉट मूव इनटू होल, इट विल मूव इनटू होल टू स्टे एट अर्थ सेंटर, इट विल मूव टू द अदर एंड ऑफ होल एंड स्टे देयर, इट विल मेक अप सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें।
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद टाइम पीरियड टी। तो स्टूडेंट्स ऑर्बिट की अगर रेडियस आर है तो टाइम पीरियड टी है। कह रहा है कि इफ इट इज प्लेस्ड इन अनदर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी डैश मान लीजिए। तो टी डैश बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि टी डैश बाई टी का होल स्क्वायर जो होगा वो रेडियाई के इनके, तो 4r बाई आर के क्यूब के बराबर होगा। तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा अपना 64 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। तो इसमें टी डैश हमारा आ जाएगा 8t। तो 8 टाइम्स हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियाई को 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टूडेंट्स। टू पार्टिकल ऑफ मास m and 2m आर मूविंग विद सेम लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम सेम है, p1 इक्वल टू p2 है, और आप ये जानते हैं k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो k1 बाई k2 इक्वल टू m2 बाई m1, क्योंकि p सेम है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो m2 कितना है 2m बाई m। तो स्टूडेंट्स रेशियो हमारा हो जाएगा 2/1 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/1। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ लीनियर मोमेंटम सेम है तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी लगवा चुका हूँ स्टूडेंट्स, जब मैं ईयर वाइज मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें मैंने इसे सॉल्व कराया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ फर्स्टली। तो स्टूडेंट एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ h इज वेरी वेरी लेस देन re, the value of g is same as that at depth d inside the earth, the value of b will be। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो h हाइट पे हमारी ग्रेविटी है वही हमारा d डेप्थ पे ग्रेविटी है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है g1 माइनस 2h अपन आर होती है, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है 1 माइनस डी अपन आर होती है। तो इसने डी की वैल्यू पूछा है एच के फॉर्म में, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लें। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2h अपन आर ई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस डी अपन आर ई। तो 1 से 1 भी कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से 0 हो जाएगा। तो 2h अपन आर ई इक्वल टू हो जाएगा डी अपन आर ई। तो डी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2h। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2h। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडरिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, द वैल्यू ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हमारी जी वैल्यू बढ़ती जाती है, और एट पोल पे हमारी वैल्यू जी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जब हम रोटेशन को कंसीडर करते हैं तो हमारा जो जी की वैल्यू होती है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। तो स्टूडेंट जब हम पोल पे जाते हैं तो वहाँ लेमडा 90 हो जाता है। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा जो जी है वो सबसे मैक्सिमम आता है जेड एस इक्वल टू जी आ जाता है। तो स्टूडेंट वो हायर वैल्यू होती है ग्रेविटी की। और जब हम इक्वेटर पे देखते हैं स्टूडेंट्स तो लेमडा इक्वल टू 0 होता है, उस केस में हमारा जो जी है वो काफी मिनिमम होता है, और हमें जी इक्वेटर इक्वल टू मिलता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जी में इंक्रीमेंट होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जी की वैल्यू हमारी इक्वेटर से पोल की साइड बढ़ने पे बढ़ती जाती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड थे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी अच्छे से, आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम चल रहा है अभी, तो स्टूडेंट्स आप अपने रिवीजन फास्टली करें और तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, और एग्जाम में काफी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर को टिक करें, और फॉर्मूले को जरूर याद रखें, कंसंट्रेशन के साथ अपने फॉर्मूले यूज करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अगर मैं आपके लिए कोई और बेहतर वीडियोज बनाता हूं और फर्दर आपके अदर एग्जाम्स के लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से दीजिए और अपना पेपर बेस्ट तरीके से करके आए। और स्टूडेंट्स पेपर जैसे ही आपका पेपर हो जाता है आप मुझे क्वेश्चन पेपर से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे आप क्वेश्चंस को जरूर पोस्ट करें। मैं फास्टली कोशिश करूंगा कि उसके आंसर्स आपको बता सकूं जिससे आप अपने आंसर वेरीफाई कर पाए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तो मैं कहूंगा आप अपने रिवीजन पे ध्यान दें। जैसे ही आप एग्जाम हो जाता है और आप एग्जाम देके आते हैं तो आप कोई क्वेश्चन याद आता है, आपको सॉफ्ट कॉपी
आपका जब भी सॉफ्ट कॉपी आ जाता है आपके ईमेल पे, या आप लॉगिन करके अपनी सॉफ्ट कॉपी देख पाते हैं, तो आप मुझे क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑल द बेस्ट। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, अपनी पढ़ाई करें और काफी शेपफुली अपना एग्जाम देने जाइए। एग्जाम में बेहतर करके आए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल द बेस्ट आपको। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।